ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था सीरीज एंड पैरेलल के प्रॉब्लम्स करवाए थे, क्योंकि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, सीडीआर वीडीआर, ये क्या होता है, ये पिछले लेक्चर्स में कवर हो चुका था हमारा। इसमें मैंने उनके प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई थी और ऑनलाइन सारी चीज़ों को किया था। तो आई होप के वीडियो जिन्होंने अटेंड नहीं किया था वो चेक करेंगे तो उनको वो क्लियर हो जाएगा। अभी जो इससे पहले जितने भी लेक्चर हमने किए उनमें से किसी को भी कोई इश्यू आया हो या समझ में नहीं आया तो आप बेशक पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको अभी तक जो हमने टॉपिक किए हैं प्रीवियस? जी मेरे हमारे साथ कौन कौन है? असद। यस सर, क्लियर है। ओके, गुड। अच्छा, सो आज का टॉपिक है वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो सवाल पैदा होता है कि भाई वाई और डेल्टा है क्या, और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या है और इसकी क्यों कहाँ से चीज़ें आ गई। तो सिंपल चीज़ है, इसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है मगर इम्पोर्टेंट बहुत है। मैंने जब आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़ा रहा था जिसमें मैंने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस मतलब इंडिविजुअल का पढ़ाया था, तो उसके बाद मैंने कहा था कि देखो जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं तो उसके बाद फिर उनका आपस में कनेक्शंस होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े लगते हैं, तो एक सर्किट बनाते हैं वो, क्योंकि जब एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में, तो वो सर्किट बनाते हैं। तो उस सर्किट को जो आपके पास बनते तो दो तरीके के कनेक्शंस होने पड़े, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। फिर उन दोनों सीरीज और पैरेलल में वोल्टेज और करंट का क्या क्या रिलेशन हो जाता है और वोल्टेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सिमिलरली पैरेलल में इन दोनों में हमने वोल्टेज और करंट को देखा था। इवेंचुअली हमें उससे पावर भी मिल जाती है। जब हमें वोल्टेज या करंट, वोल्टेज एंड करंट दोनों मिल जाते हैं तो हम फिर वो पावर निकालने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, वो तो सारा हमने पढ़ लिया, मगर कुछ कनेक्शन नेचर ऐसे भी हैं जो कि ना पैरेलल है ना सीरीज है। अब जिस तरीके से एक ये कनेक्शन लगा हुआ है आपके सामने, ये, अब इसको आप गौर करें तो इसमें आप इनको क्या कहेंगे? फॉर सपोज सीरीज के हिसाब से तो मतलब ये दो चीजें इस तरह के कनेक्टेड हैं कि इनके बीच में कोई और कनेक्टेड ना हो। मगर अगर नोट करें इसको, आप देखें तो ये इस तरीके, तो ये बीच में ये रेजिस्टर निकला। अगर इसको भी देखें, ये दो यूं अगर सीरीज में हम समझते हैं तो फिर ये बीच में यहाँ से कनेक्शन लगा हुआ है। तो फिर हम इनको सीरीज में कैसे समझें, या इवन इवन हम पैरेलल में भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हमारे पास दो टाइप के और कनेक्शन आते हैं, और एक है वो डेल्टा और दूसरा है वाई। और वो दोनों कनेक्शन है ना, वो एक दूसरे से में ट्रांसफॉर्मेबल है, मतलब वाई को हम डेल्टा में, डेल्टा को वाई में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी चीज को ही हम कह रहे हैं कि वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे दिया कि ये वाई और ये डेल्टा है, ठीक है। अच्छा, अगर इंडिविजुअली देखें तो प्योरली वाई जो कनेक्शन है वो ये है, और डेल्टा जो आपके पास है वो ये है। अच्छा, अब आपके पास बात आती है कि भाई वाई को वाई क्यों कह रहे हैं और डेल्टा को या इनको क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो एक्चुअल में इसके डिफरेंट नाम्स हैं। ये जो वाई को इसलिए वाई कहते हैं क्योंकि जब इन तीन इस टाइप के कनेक्शंस को हम देखते हैं जिसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होती है, मतलब तीनों जो कंपोनेंट कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ एज ए रेजिस्टर के तौर पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तीनों को जब आपके पास तीनों में एक एक टर्मिनल कॉमन हो और तीनों का एक एक टर्मिनल बिल्कुल आजाद हो, तो उसका अगर हम कनेक्शन टाइप बनाते हैं तो वो वाई टाइप बनता है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है वाई, ठीक है। अच्छा, इस वाई को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, टी। अब डेल्टा में भी आता हूँ। अच्छा, टी क्यों कहा जाता है? इन्हीं कनेक्शन को आप थोड़ा सा ना स्ट्रेट करके देखें तो ये जो है ना, इसको जो टी शेप बन जाएगा। तो इस तरह के इनके जो लुक की वजह से जो एक इवेंचुअली हमें नजर आते हैं, जब तीनों को एक इंडिपेंडेंटली हम उस फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक शेप बनता है, वो वाई या टी जैसा बनता है। तो डिफरेंट नाम्स
बुक्स में कहीं पे इसका टी भी जिक्र आता है, कहीं पे एज ए वाई का जिक्र भी आता है, मगर ये एक कनेक्शन का टाइप है। अच्छा, दूसरा कौन सा हमारा टाइप है जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं, वो ये है, ये वाला। अच्छा, अब इसमें अगर नोट करें, अब यही सेम रजिस्टर हैं, ये जो कनेक्शन है यहाँ पर भी इसी सेम ही 3 रजिस्टर्स हैं, मगर इन तीनों रजिस्टर्स का जो कनेक्शन नेचर है वो इस तरीके से है जिस तरीके से हमने सीरीज में हम कहते हैं ना एक चेन बन रही थी, मगर उस चेन को में अगर 3 रजिस्टर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेन ये इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है और तीसरा भी कनेक्ट कर दें और वो ऐसा कनेक्ट करें कि इनका आपस में ये एक लूप बन जाए, उस लूप में तीनों का एक एक कॉमन पॉइंट बन जाएगी, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा। ठीक है, अब इसके भी इसी तरीके से 2 नाम बनते हैं, एक डेल्टा दूसरा पाई। ये इसको हालांकि ये दोनों सेम है, ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ ये दोनों सेम है, तो इसको हम कह रहे हैं ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है? हसन अब्दुल्ला हसन सर नीचे वाला समझा दीजिए जरा वापस जरा। आपने डेल्टा बोला, उसको नीचे को क्या कहेंगे? बी को पाई। ये पाई का शेप होता है पाई। ना, पाई जिस तरह हम लिखते हैं, पाई इस तरह लिखते हैं ना, जो सैंपल पाई की होती है। यस सर, ठीक है, तो समझ इसका लुक पाई जैसा होता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं पाई। और ये दोनों एक ही टाइप कनेक्शन है, डेल्टा या पाई। तो अक्सर जो नॉमेनक्लेचर चलता है वो चलता है वाई टू डेल्टा। ठीक है, मगर इसको सही सर। पाई टू टी टू पाई भी, मतलब उसके जो ओरिएंटेशन की वजह से कहा जाता है। तो दोनों का बात सेम ही है, आपको कहीं पे पाई मिलेगा, कहीं पे वो मिलेगा, मगर ज्यादातर स्टार डेल्टा के नॉमेनक्लेचर ज्यादा चलता है। ठीक है, यहाँ ठीक। तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यस सर। अगर इस सर्किट को देखें तो मुझे हाँ ऐसे लग रहा है कि ये जैसे डेल्टा कनेक्टेड है, अगर इनको मैं लुक वाइज देखूं तो ये मुझे समझ में आता है वाकई ये डेल्टा के जैसा लग रहा है। अच्छा, सिमिलरली अगर इसको मैं देखूं, इस कॉम्बिनेशन को, ये भी मुझे एक डेल्टा के फॉर्म में नजर आ रहा है या नहीं? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इस तीनों को देखूं तो ये वाई के फॉर्म में नजर आ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई फायदा क्या है या इसको हम क्यों करते हैं? अब इसको फायदा मैजिक क्यों ना, इसका यहाँ पे देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो y टू डेल्टा टू y फॉर्मेशन से जो कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, कन्वर्जन का जो प्रोसेस में आपके पास होगा, उसका एक हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये। अच्छा, फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है, बल्कि अगर एग्जैक्ट कहूँ तो समझो कि जैसे 6 फॉर्मूला बन जाते हैं, मगर कोई मुश्किल नहीं है, इनकी एक लॉजिक एक ट्रिप है, उसको समझ जाना है, फिर आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इनको अगर नोट करें तो इन रेजिस्टर्स को जो y में, इनको हम क्या कह रहे हैं, R1 R2 R3, ये ध्यान में रखिएगा। और इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, RA RC और RB। ठीक है, और ये भी कनेक्शन 1 2 3 4, और इसको भी 1 2 3 4 नाम दे दिया। अब जब इनको दोनों को आपस में कन्वर्ट करते हैं, जो y टू डेल्टा में जो आपका R1 था, ठीक है, R1 ऑफ y था, वो किसके बराबर होगा? एग्जैक्टली वो इसके बराबर होगा। ठीक है, RB इंटू RC डिवाइडेड बाय टोटल जो रेजिस्टर्स हैं तीनों, उनको सम कर दें। अच्छा, सिमिलरली R2 जो बराबर होगा किसके, RA RC, और यहाँ पे तीनों का रेजिस्टर नीचे जो है डिवाइड में सम, और यही सेम जो है यहाँ पर। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी? ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है डेल्टा टू वाई। मतलब ये है कि ये जो डेल्टा जो आपका है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाई में। मतलब ये जो रेजिस्टेंस जो इसका डेल्टा का नेटवर्क है, उसको हम वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली सवाल आपके जहन में आ सकता है कि वाई टू डेल्टा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें आपके पास क्या होगा फॉर्मूला, जो वाई टू डेल्टा है वो आर ए, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R2 R3 एंड सो ऑन करके, इसमें आपके पास डिवाइड बाय
जो इसके साथ है। अच्छा, अब इनके कनेक्शंस में क्या होगा, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे R3 है और जो Y में इक्विवेलेंट होगा वो R3, वो यहाँ पर इस तरह कनेक्टेड होगा उसके अपोजिट में। मिसाल लो R यहाँ पर आपके पास 1 है तो डेल्टा में वो RA के फॉर्म उसके यहाँ इस कनेक्शन के अपोजिट में, और ये यहाँ पर जो R2 है वो इस कनेक्शन में अपोजिट में। इसका ओवरऑल फायदा ये होगा कि ये जो नेटवर्क है जिसको मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल ही नहीं सकता, मतलब डिजायर अगर अभी मैं इसको मालूम करूं तो मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट नजर ही नहीं आएगा। इस तरह के सर्किट को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं अगर मैं डेल्टा टू वाई कर दूं, वाई टू डेल्टा कर दूं। अब वो कैसे हो सकता है, मिसाल दो, जी हसन आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, अब ये अगर नेटवर्क को इसको डेल्टा को देखो, तो अगर मैं इस नेटवर्क को मैं इधर ना अलग बना रहा हूं पहले, ठीक है, अगर ये मतलब फॉर्म में, अगर इस पार्ट को आप नोट करें मैं y में कन्वर्ट कर दूं, मतलब y में जब कन्वर्ट करूंगा तो फिर ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो डेल्टा है मैंने इसको y में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये जो आप समझो कि आपका रेजिस्टर, जो ये तीनों रेजिस्टर को मैंने डेल्टा को y में कन्वर्ट किया, तो अब आप नोट करें कि यही सेम सर्किट अब सीरीज और पैरेलल में अब कन्वर्टेबल है। मतलब नजर आ रहा है कि ये दो आपस में सीरीज में, ये दो आपस में सीरीज में, इन दोनों का हम आपस में फिर रिजल्टेंट जो आएगा पैरेलल में निकालूंगा और फिर लास्ट में इनको मैं जो यहाँ पर सीरीज में सॉल्यूशन करूंगा तो मुझे ओवरऑल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये नोट करें कि कितना फायदा हो गया, y टू डेल्टा, डेल्टा टू y में हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंसी निकालना इस तरह के सर्किट्स के इजी हो जाता है। ये लॉजिक समझ में आ गई या इसमें कंफ्यूजन है, कहीं कोई मसला है? सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है सर थोड़ी, मतलब ना। ठीक है, कोई जब मैं इसको प्रॉब्लम करवाऊंगा तो और भी मजीद क्लियर होगी, क्यों थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर अभी फार्मूला जो है ना यहाँ पे लिखे हैं ये थोड़े मतलब सिर्फ जो ये चीजें कुछ ध्यान में रखें, ये वाली फिगर जो है ना कि डेल, ये समझो कि RC, R3, R1, RA, RB, R2, ठीक, इन चीजों को ध्यान में रखें और इनके कनेक्शन ध्यान में रखें, और इनके जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम देखते हैं पहले। अब ये जो मिसाल दो आपका रेजिस्टेंस है 3, ये डेल्टा में, इनको हम सपोज करें कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, y में। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो डेल्टा का नेटवर्क है y के किस वैल्यू के इक्विवेलेंट निकलेगा? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि R1 इज इक्वल टू किसके बराबर था, RB इंटू RC। मैं इसको किस तरीके से याद रखता था, यहाँ अभी रखता हूँ, वो इस तरीके से कि ये जो है ना आप ध्यान में रखें, R1, R2 और R3, ये जो है R1 मतलब शो किसको कर रहा होता है मेरे हिसाब से, मतलब RA को, और R2 किसको शो कर रहा होता है, मतलब इक्विवेलेंट कह लें या वो नॉमेनक्लेचर को इजी समझने के लिए R3 को आप समझे RC, ठीक है, RB, RC, RC, R1 टू R2। अच्छा, जब आपके पास R1 का निकाल रहे हो, R1 हमने किसके ध्यान में रखा था कि इक्विवेलेंट होगा आपके एक्चुअल में वो जो RA के, तो RA को छोड़ के बाकी दोनों टर्म्स को, मतलब जो टर्म आप जो मालूम कर रहे हैं उसके जो इक्विवेलेंट हम डेल्टा में देख रहे थे उसको छोड़ के बाकी जो दो को आप मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड में वैसे ही तीनों ऐड हो जाएंगे कोई भी हो। और अगर नोट करें R2 में क्या है, RB होगा, RB छोड़ के बाकी दो को हमने ऐड मल्टीप्लाई करवा दिया डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंस। एंड सिमिलरली RC के लिए इस तरीके से हमने किया कि ये जो आपका नेटवर्क है, ये जो आपका डेल्टा का नेटवर्क है वो एक्जेक्टली इक्विवेलेंट हो गया आपका y के इन वैल्यूज पे। यहाँ पे देखो हमें 50, 25, 10 और यहाँ पे इसके बराबर, और उनके निकाला कैसे, इन फार्मूलाज की मदद से। अभी तक इसमें कोई कंफ्यूजन हाँ या कोई ऐसा सवाल
आपके जहन में जरूर कुछ होंगे सवाल जो चीजें समझ में नहीं है तो नो पूछ। सर, ये समझ आ गया है, आपने समझाया ना, ठीक है, फॉर्मूला का गुड। समझ आ गया, मतलब ये कैसे करना है। हाँ, फार्मूला का, ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, तो सिमिलरली हम एक और एग्जांपल उसको, अच्छा यहाँ पर इस ये जो बुक में फॉलो कर रहा हूँ मैं, सिर्फ रेजिस्टेंस वाला चैप्टर उससे फॉलो कर रहा हूँ, एलेक्जेंडर की बुक है, मैं ये बुक चैप्टर भी शेयर कर दूंगा। इसमें अच्छी बात है कि आप जैसे प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसी से रिलेवेंट है, उसी के सेम कॉन्सेप्ट के ना एक प्रॉब्लम एज ए प्रैक्टिस के लिए दिया होता है। डेल्टा टू वाई हमने कर लिया है यहाँ पे इन फार्मूला की मदद से, तो वाई टू डेल्टा हमें मतलब आपको खुद परफॉर्म करना होगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए फार्मूलाज भी दिए हुए हैं एग्जैक्ट, और उन चीजों को आपको समझना है, ठीक। सर आपने बुक का नाम क्या बताया है? ये वैसे तो हमारा जो सारा फॉलो कर रहे हैं वो थेराजा का बुक है, मगर ये जो एलेक्जेंडर का बुक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उसका सिर्फ पहला चैप्टर जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, बेसिक लॉज जो है ना सर्किट्स के, क्योंकि हमारा जो कोर्स जो है ना ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से हम बेसिक कॉन्सेप्ट की सारी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की भी इलेक्ट्रॉनिक की। तो ये बुक अच्छा है बहुत, अगर कोई आप फॉलो करना चाहते हैं और बेहतर डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब इस तरह का सर्किट आ गया है, क्या है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पता है ना क्या मतलब है, या क्यों किस इसको हम कैसे मालूम करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का याद है, मतलब मैंने लेक्चर में पिछले जो 1-2 लेक्चर्स में यही डिस्कस किया हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है आपको, जो मैं पूछा हूँ याद आ रहा है? सॉरी सर मैंने लास्ट लेक्चर तो अच्छा, ये नहीं मुझे ध्यान में। अच्छा, कोई इशू नहीं है, ठीक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये जो पूरा जो नेटवर्क है ना, ये जो मैं सपोज करूँ ये एक सर्किट है, खास सपोज इसका इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इन दोनों टर्मिनल में आपका नेटवर्क की रेजिस्टेंस, इन सब रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट कितना होगा। अब ये देखो यहाँ पे 30 ओम भी है, 10 ओम भी है, 20 भी है, 50 है, तो ओवरऑल टर्मिनल, इस टर्मिनल पे कितनी रेजिस्टेंस ये जो आपका वोल्टेज जो सप्लाई है वो फेस करेगा। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि अगर मिसाल लो आप इस तरह की रेजिस्टेंस सारी जो लगाकर और यहाँ पे मल्टीमीटर से ओम मीटर से मेयर करेंगे, तो इसमें देखूं इन दोनों टर्मिनल के आगे ये सारे इस तरह कनेक्ट करने के बाद कितनी रेजिस्टेंस आएगी, मतलब वो इन सब रेजिस्टेंस का जो इम्पैक्ट जो होगा ना वो कितना होगा, तो उसको हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन सब का बराबर जो इम्पैक्ट क्या बनेगा इन दोनों टर्मिनल्स पे, ठीक। तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसका निकालने का सिंपल सा तरीका यही है कि हम जो जो रेजिस्टेंस हमें सीरीज में नजर आती है हम उनको सीरीज में ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस को, और जो पैरेलल में होती है उसका फॉर्मूला है, ठीक है, वन अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। ये पूरा मतलब पिछले लेक्चर्स में इसी की प्रैक्टिस है, अगर नहीं किया हुआ कोई मसला नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, उसमें आपको वो चीज कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर इसको अगर नोट करें तो ना मुझे इसमें ये सीरीज में भी कोई नेटवर्क नहीं मिला, ये पैरेलल में भी नहीं लग रहे, तो अब इस सर्किट को मैं सॉल्व कैसे करूं, इसका रिजल्ट इक्विवेलेंट कैसे निकालूं। तो यहाँ पर हमारे पास वो हेल्प आ जाती है इसकी, किसकी, डेल्टा टू वाई की। अब फार वो इस नेटवर्क को आप अगर जो इसमें कनेक्टेड है इसको वाई में कनेक्ट कर देते हैं तो आपके पास काफी चीजें जो है ना इजी हो जाएंगी, मतलब ये कुछ इस तरीके का नेटवर्क यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो इट मीन ये बीच वाला हट जाएगा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगी, यूं आ जाएगा, और ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दो फिर पैरेलल सीरीज में हो गई, ये दोनों सीरीज में हो गई, और ये इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो इनका इस मतलब इसका जो भी आउटपुट दोनों सीरीज का आएगा वो आपस में पैरेलल में हो जाएगा, और उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, एंड सो ऑन।
तो हम इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे, मतलब डेल्टा टू वाई वाले फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप मुझसे आप पूछ सकते हैं कि मतलब सर हम इसी को क्यों ले रहे हैं? तो इसमें आपके पास आज़ादी है, आप किसको ले रहे हैं। हमेशा कोशिश करनी है, यही होती है हमें हमारी, कि प्रॉब्लम्स में ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करें जिसमें हमें ज़्यादा मतलब एफर्ट ना करनी पड़े, हमारा प्रॉब्लम ना काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाए। तो आप इस ये पर्टिकुलर केस में आप इसको लें तब भी बात सेम ही है, या इसको लें तब भी समा बात सेम ही है, ठीक है। तो डेल्टा टू वाई आपका कनेक्ट वो होगा, ठीक है। तो क्योंकि अब हम वाई टू डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर नोट करें, ये डेल्टा ये वाई के शेप में है, ये भी आप डेल्टा में कन्वर्ट करके फिर दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये भी एक वाई के शेप में है, इसको भी आप कनेक्ट करके डेल्टा के फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी पॉसिबल आपको डेल्टा और वाई के कनेक्शन आते हैं, आप उनको उसके अपोजिट वाले या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं 5 10 20 5 10 20 इस नेटवर्क को उसने उठाया है और इसको इस वाई को कनेक्ट किया है डेल्टा में, वो करने जा रहा है मतलब इस प्रॉब्लम में। मगर आप अपनी मर्जी से ये भी उठा सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, या वाई को डेल्टा में डेल्टा को वाई में कन्वर्ट कर लें, तब भी आपकी अपनी मर्जी है। और इन सब केसेस में आपका आंसर वही आएगा, मतलब नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो यही आएगा जो आपका 20 में आएगा, ठीक है। तो अब ये जो वाई के शेप में, मतलब इन तीनों का नाम क्या दिया, ये जो है आपका 10 ओहम है, इसको R1 कहा, इसको R2 कहा और इसको R3। अब इसके हिसाब से जब आपके पास वाई में चीजें की रेजिस्टेंस आ गई, तो अब डेल्टा में हम क्या रखते हैं, RA RB RC। तो RA का फॉर्मूला क्या होगा, R1 इंटू R2 एंड प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1। अच्छा, इसमें भी टेक्निक जो ज़हन में आप रख सकते हैं इजीली याद करने के लिए, वो ये है कि हमेशा ये जो दो टर्म्स ना ऊपर वाले आपके पास तीनों मिले सेम हो गए, आपस में मल्टीप्लाइड है, मतलब R1 R2 फिर 2 और 3 फिर 3 और 1 को। मगर नीचे जो डिवाइडेड में कौन सा होगा, अगर यहाँ पे RA है तो यहाँ पे R1 होगा, अगर यहाँ पे RB है तो यहाँ पे R2 होगा, अगर यहाँ पे RC है तो यहाँ पे R3 होगा। तो ये जो है ना, एक सिर्फ मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद किया हुआ है, आप भी इससे इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है। तो ऊपर वाले टर्म्स अगर नोट करें तो देखो सेम है, तो वही आपके पास सेम इधर भी एक दफा उसने मल्टीप्लाई करवाया, वही सेम यहाँ भी लगाए, मगर यहाँ पे R2 और R3 की वैल्यूज चेंज है, तो इस वजह से RA RB और R3 की वैल्यूज डिफरेंट आई। तो यही सेम सर्किट जो आपके सामने है, ये जो R जिसको हमने R3 कहा था, ये इसके अपोजिट में जो बनेगा वो RC, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो इस ये जो नीचे अगर हम आए, तो ये जो है आपके सामने नेटवर्क आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें कितनी मिली, 70 RC की और 70.5 जो RB की और 35। अच्छा, अब हमने इसको क्या कहा था, इसको कहा था R3, तो इट मींस जो इसके अपोजिट बनेगा RC, तो उसका कनेक्शन कुछ यूं होगा, और ये जो है हमने R2 किया था तो RB इस साइड बनेगा, और ये जो R1 था तो यहाँ पे बनेगा। तो ये इस तरीके से बनेगा, मैं नीचे इसको दिखा भी रहा हूँ। अच्छा सर, ओके, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अब्दुल्ला, हमने आपको मैंने मैसेज पढ़ लिया है, आई होप के बाकियों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। यही नेटवर्क को मद्देनजर रखें, और नीचे जो है ये जो आपके सामने उसी का बन गया। तो क्या था, R3 की जगह पे C आ जाएगा। RC की वैल्यू कितनी है, 70, जो कि इस साइड पे आएगी। इसमें बड़ा एहतियात करना है, मतलब समझने की लॉजिक है। यहाँ पे आ गया और बाकी जो दो वैल्यूज इधर आ गई और इधर आ गई, ये सेम ही सर्किट है। बाकी अगर नोट करें 30 ओम भी सेम ही है, 12.5 और 50 ओम, ये दोनों अभी भी वही हैं जो आपका ऊपर ये नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है।
ये 30 सेमी है, ये 12.5 सेमी है और ये 15 सेमी है। और अब हमारा जो ये जो पूरा नेटवर्क रिप्लेस हो गया है वाई वाला डेल्टा के साथ। अब इसमें मुझे आप बताओ, आपको कहीं पैरेलल में नजर आ रही है कोई रेजिस्टर्स नजर आ रहे हैं, कोई हैं पैरेलल में? आप में से लोग जो भी सुन रहे हैं, हसन, अब्दुल्ला, असद, मोहम्मद एहसन, सैद, अब्दुल वारिस, आप चारों पांचों इनमें मुझे बताएं, हाईलाइट करके बताएं या वैसी जुबानी बताएं कि कौन सा नेटवर्क जो है, जो इनमें कौन कौन सी रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में नजर आ रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। असम समझ में आ गया यहाँ तक? सर बी पैरेलल है। बी, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हसन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर एक बार फिर रिपीट करिएगा जरा, इस चीज को सर समझ नहीं आया मेरे को, एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा बस। ये सब ने पैरेलल पूछा है, इसके पैरेलल तो ये रेजिस्टेंस से बी ये दो, पैरेलल आ रहा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं इस नेटवर्क में पूछ रहा हूँ मतलब कौन कौन से रजिस्टर पैरेलल में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब वायर टू डेल्टा जब आपने किया है ना, असल में सिर्फ एहतियात जो करनी है ना, इंपॉर्टेंट चीजें वो ये करनी है कि कौन सी रेजिस्टेंस कहाँ पे लगानी है, बस ये चीज करनी है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूँ ना, अब मिसाल लो, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि ये हम मिसाल लो आर ए आई है ना, वो आर ए कितनी वैल्यू है, हमने कितनी वैल्यू आई है, मिसाल मैं यहाँ पे जो जिस चीज को मैं ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ ये R35 आई है ना। अब 35 आर ए जो है, अब आप कहेंगे कि कहाँ पे लगाएंगे इसका फॉर्म, आप किस तरह का डिजाइन करें? 35 मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, मैं यहाँ पे लगा देता। देखो डेल्टा, वायर टू डेल्टा तो हो रहा है ना, मगर ये यहाँ पर क्यों, ये यहाँ पर क्यों, ये यहाँ पर क्यों? जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो मैं जिस पे फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको ये लॉजिक समझ में आ गई है? ये सब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब इसका आप समझाना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी चीज हम पैरेलल करेंगे या उसकी वैल्यू जो बड़ी आएगी उसको हम उस पे फिट कर देंगे, जैसे हमने इसमें रेजिस्टेंस फिट किया हुआ नहीं 35 ओम। नहीं, ये बड़ी ऐसे हिसाब से नहीं करेंगे। यही मैं इम्पोर्टेंट बात जो हम बता, अब यही हम यहाँ पे कवर करते हैं। मैंने क्या कहा था? अच्छा, इसको हमने क्या नाम दिया था? R1, और इसको हमने नाम दिया था R2, और इसको नाम दिया था R3। जब हमने R1 दिया है ना, तो इसका मतलब है जो आपके पास RA बनेगा ना, हमने सॉरी R1 इसको यहाँ पे दिया हुआ है, R1 इसको दिया हुआ है, इसको हमने नाम दिया हुआ है R3, और इसको हमने नाम दिया हुआ है R, ये R1 है, ये R3 है, और ये R2 है। तो जब भी आप जो है, अगर R3 यहाँ पे बनाया है जो 5 ओम R3, तो इट मीन जो RC होगा ना, वो इसके अपोजिट के हिसाब से, मतलब डेल्टा है ना, तो Y का डेल्टा, अब ये फिगर वाली दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली यहाँ पर अब गौर करें। देखो आपका R3 जो है ना, जहां पर कनेक्टेड है, तो उसका जो इक्विवेलेंट जब RC निकाल रहे होंगे, वो इस कनेक्शन में जिस तरीके से कनेक्टेड होगा ना सर्किट में, उसमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर RC आएगा, और R1 के अपोजिट में RA आएगा, और R2 के अपोजिट में RB आएगा। मगर ये ध्यान में रखें कि हमने किसको क्या का नाम दिया, और उस हिसाब से RA, RB, RC मालूम किया है। बात क्लियर होगी अब? तो समझ गए सर। ठीक है, पर ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर फॉर सपोज मैं इसको करता हूँ कि मैं इसमें ही इसको जो R3 नाम दिया हुआ है इसको, अब बजाय इसको मैं R3 के, इसको ही मैं नाम दे देता हूँ फॉर सपोज R1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ R2, ये R3, तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब RA, RB, RC एज पर दी फार्मूला जो हमने अभी मैंने दिखाया था ना, उस हिसाब से मालूम करें, और फिर वही करना है कि जो
ए की वैल्यू होगी वो कहाँ पे कनेक्ट होगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले में, जिसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो उसमें ऑटोमेटिकली जब आप फॉर्मूले से इस तरीके से वैल्यूज असाइन करके कैलकुलेट करेंगे ना, फिर वो सही आ जाएंगे खुद ही, क्योंकि वो फॉर्मूले इस हिसाब से बना हुआ है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर R1 को हमने क्या लिया हुआ ये, और इसको हमने R3 लिया हुआ। इट मींस जो आपका RC होगा ना, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन कहाँ बनेगी, तो यहाँ पर बनेगी, और ये डेल्टा का ये यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से रिप्लेसमेंट हो गए। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। बाकी थोड़ी सी इसकी आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा नेटवर्क जो वाई वाला था उसको डेल्टा से कन्वर्ट कर लिया है। अब जब कन्वर्ट हो गया तो अब आप नोट करें कि ये दो आपस में मुझे कैसे लग रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं, और ये दो पैरेलल में और ये दो पैरेलल में। तो जो जो मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं, पहले उन पैरेलल को मैं सॉल्व करके एक एक इक्विवेलेंट बनाऊंगा। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कौन सी है, 70 और 30। जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होती हैं तो फार्मूला क्या है, फार्मूला जब पैरेलल में होता है तो उसका फार्मूला अगेन ये प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि पूरा है सीरीज और पैरेलल में, उसमें ऑलरेडी डिस्क्राइब है, मगर आप लोगों की आसानी के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। जो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो उसका इक्विवेलेंट का फार्मूला कुछ इस तरह का होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, एंड जो जितनी भी रेजिस्टेंस पैरेलल में ना वो प्लस कर 1 करके प्लस करते जाएं। अच्छा, अब ये दो हैं, पर हमें जो 1 में आउटपुट तो नहीं चाहिए, हमें तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट चाहिए ना। तो इसका जब एलसीएम निकालते हैं तो ये एलसीएम बन जाएगा R1 R2 और ऊपर बन जाएगा R2 प्लस R1। तो ओवरऑल फार्मूला ये बनता है, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका फार्मूला ये बनता है कि आप उन दोनों रेजिस्टेंस को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएं और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दें। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अगेन समझ। ठीक है, बात समझ में आ गई। और सिमिलरली अब यहाँ पर भी आ गए, ये भी दो मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं। पैरेलल में क्यों, पैरेलल का मतलब ये है कि इसका जो टर्मिनल और इन दोनों के टर्मिनल जो आपस में ये यहाँ पे कॉमन है और ये भी ऊपर कॉमन है, तो ये पैरेलल में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें तो ये भी एक टर्मिनल इन दोनों रेजिस्टर का कॉमन है, और ऊपर भी ये कॉमन है, मतलब सेम है। ठीक है, तो ये भी, इसको भी हम पैरेलल में कहेंगे, और सिमिलरली ये भी पैरेलल में। तो इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि बुक में ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, जब एग्जाम वगैरह में आएगा तो आपको कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। आपके पास वैसे ही अभी तो ऑनलाइन है, मगर फिजिकली भी होते हैं, तो कैलकुलेटर इस सब्जेक्ट में अलाउ होता है। तो आपके पास सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। तो पैरेलल में आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनके पास आपके पास ये रिजल्ट आ गए। 12.5 और 17.5 का जो इसका पैरेलल रिजल्ट आया है 7.95, तो वो यहाँ पर कनेक्ट लगा हुआ है, और इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो 10.5 वो यहाँ पे लगा हुआ है, और इन दोनों का जो है रिजल्ट वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब बताओ इस सर्किट को मैं इक्विवेलेंट कैसे बनाऊंगा, मतलब आपके जहन में इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, आपके जहन में कौन सी लॉजिक है? सब पहले 10.5 और 7.292 का उसमें कर देंगे पैरेलल। ये तो पैरेलल ही है हमारे, मतलब एक लाइन में ही है कौन से? इन दोनों को। ये 10.5 और 7.292 ये इन दोनों पैरेलल को उस फॉर्मूले में में ले आए। पैरेलल ये, में तो नहीं, मतलब इसमें ऐड कर दें, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर दें इस पे। इसको ये पैरेलल में नहीं, सीरीज में। सीरीज पैरेलल में तो नहीं आ रहा सर इसमें, मतलब फिर हाँ, पैरेलल का मतलब क्या होगा है कि सामने पैरेलल का सामने बिल्कुल सर। नहीं सामने मानने की बात नहीं, आप बस एक ध्यान में रखें, मैं इसका इजीली जो मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। जिस तरह सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी हम बनाते हैं ना, तो उसमें जो लगी होती है ये चीजें, ये जो किस तरीके से इसमें लकड़ियां लगी होती है, ये पैरेलल है। क्या है कि इन सब टर्मिनल्स का जो आई बात समझ में, ये लॉजिक समझ में आई। अब सीधी फॉर सपोज यूं भी हो सकती है आप, मगर इसमें इन सब जो भी जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे उन सब का एक साइड यहाँ पे कॉमन है, एक साइड इस तरफ है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, तो अब ये और जो सीरीज होती है ना, सीरीज जस्ट लाइक चेन, जिस तरह एक चेन बनी होती है ना, एक कड़ी दूसरी कड़ी से कनेक्टेड होती है। समझ में आई बात? तो ये एक चेन का टुकड़ा लग रहा है, ये इसके साथ कनेक्टेड एक चेन टाइप बन रहा है, दो ही हैं तो सीरीज में लगेंगे। तो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, जब ये ऐड करेंगे इनका जो भी आउटपुट आएगा वो पैरेलल होगा इसके साथ।
तो उसको पैरेलल में दोनों करेंगे तो हमें ओवरऑल पूरे नेटवर्क का जो हमने इतनी एफर्ट करके यहाँ पर लेके आए हैं, ये वाला नेटवर्क ऊपर वाला, इसका इक्विवेलेंट हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आ गया और ये रिजल्ट आया 9.632 ओम पूरे इस टर्मिनल का, मतलब जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस जो आपके पास सप्लाई जो कनेक्टेड है ना जो 12 वोल्ट उसको जो रेजिस्टेंस यहाँ पर इस नेटवर्क की वजह से टोटल मिल रही होगी उसको होगी 9 पॉइंट समथिंग जो अभी हमने देखा था। बात समझ में आ गई? यस सर। और इसमें कोई सवाल पूछना हो या समझ में ना आया हो? बात समझ में आ गई बाकियों को, बाकी जो हैं ऑनलाइन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मुझे ये पूछा था आपके अभी तक कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? मेरा आज 9th और 10th लेक्चर अभी हो रहा है, मतलब 8 लेक्चर हो चुके हैं रिकॉर्डेड। सर मैं ग्रुप में ना आपने लेट ऐड किया था, तो आज मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, तो लेक्चर समझ के देखूंगा, मैं कल से ओपन करूंगा आज। मैं आपकी बात, आपको आवाज समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा बोलें क्या? आप अभी ज्वाइनिंग ग्रुप में अभी किया है? नहीं जी सर, आज मेरी फर्स्ट क्लास थी। अच्छा, कोशिश करें पिछले रिकॉर्ड भी हैं वो व्हाट्सएप वो सुन लें। ओके सर, ठीक है, और थोड़ा सा सही अब इतना ज्यादा डिले ना करें। सही है सर। और ये वाई डेल्टा जो आप बता रहे हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आप? एक्सप्लेन, मैं उसी की बात कर रहा था अभी, पूरा उसी का प्रॉब्लम था। अब एक्सप्लेन मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, ये सॉल्व कैसे करते हैं या उसका आप बस कुछ वाई डेल्टा बेसिकली सर सर्किट का कुछ है? वाई डेल्टा क्या है एक्चुअल में? कनेक्शन के टाइप है, जिस तरीके ना मिसाल दो चीजों को मैं वाई डेल्टा को छोड़ के आप समझेंगे जनरल भी हम अगर चीजों को जोड़ते हैं तो 3-4 तरीके से जोड़ सकते हैं। मिसाल और या तो उनको इस तरह चेन के फॉर्म में कनेक्ट कर दें, मतलब मैं टोटल फॉर सपोज अब मेरे पास 3 जो है इंडिविजुअली कोई भी कंपोनेंट्स हैं, कुछ भी आप इवन आप कोई सिंपल लीगो वगैरह ले लें या कुछ इस तरीके की चीजें ले लें, जो भी ले लें। हम इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल में हम जो कहते हैं कि 3 रेजिस्टर मेरे पास है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को कैसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज के मैं इन तीनों को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सीरीज में, क्योंकि जब हम तीनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल के साथ टोटल 2 चीजें कनेक्टेड हैं, वो क्या है? वोल्टेज और करंट। तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा भाई सीरीज में वोल्टेज और करंट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो देखते हैं और उसी के सारे प्रॉब्लम्स मैंने किए हुए हैं, मगर सिंपल वर्ड्स में यूँ कहूँगी सीरीज में जो भी कनेक्टेड चीजें होती हैं जितनी भी हों, उन सब में करंट हमेशा सेम होता है, और मगर हर किसी में जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो उसकी अपनी रेजिस्टेंस के मुताबिक होगा, किसी में कम या किसी में ज्यादा। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब सेम वे में ये अगर तीनों चीजें मैं एक दूसरे फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, वो कौन से? इन तीनों को इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, तो उसको जिस तरीके से एक सीढ़ी कनेक्टेड में, सीढ़ी में ना 3 आपके पास स्टेप्स कनेक्टेड होते हैं, तो इसको मैं कनेक्शन में कहता हूँ पैरेलल। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हमेशा वोल्टेज आपके टर्मिनल्स पे ना सेम होता है। ये इट मींस कि अगर ये वोल्टेज आपके पास इस टर्मिनल में जितना भी वोल्टेज होगा वही सेम इन सब में होगा। बेशक करंट कितना भी कम या ज्यादा हो सकता है इसमें पैरेलल में, मगर इन सब में वोल्टेज सेम होगा। और यही वजह है कि हम घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स आपके घरों में बने होते हैं ना, वो सारे अगर आप कभी इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे तो सारे, उसको शायद पैरेलल नाम ना पता हो, मगर उसका कनेक्शन जो है ना वो पैरेलल में ही लगे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर पैरेलल में ना लगे हो तो फिर आपका वोल्टेज जो है ना वो आपको 220 का भी टर्मिनल में मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो ये एक कनेक्शन हो गया।
तीसरा कनेक्शन जो आपके पास हो सकता है वो है इन तीनों को मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, इस तरीके से कि ये इस तरीके एक चेन बनाओ, जिस तरीके से होता है ना, एक चेन बना के उन चेन को फिर आखिर में फिर आपस में कनेक्ट करके ये बना दूं, तो इस फॉर्म को मैं कहता हूं डेल्टा। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन जो है ना, हम ज्यादातर इसमें इसलिए भी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमारे पास जो एक होता है सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है, हम पावर ट्रांसफर करने के लिए जब एसी पावर की बात करते हैं, ये तो एसी पावर जो ट्रांसफर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और उसमें फेजेस होते हैं, ठीक है, सिंगल फेज, थ्री फेज, पॉली फेज भी हो सकते हैं, तो उसमें इनका बड़ा रोल है। इसके करंट और जो क्या कहते हैं, करंट को कम होना है, ज्यादा होना, और किस में क्या होता है, और यही वजह होता है कि मोटर को स्टार टू डेल्टा शायद आप लोगों की इंडस्ट्री में कभी मतलब जो इलेक्ट्रिकल डोमेन से यहाँ थोड़ा वाकिफ हो या कभी किया हो, तो मोटर में बड़ी चीजें होती हैं थ्री फेज मोटर के स्टार में स्टार्ट करो तो डेल्टा में सो ऑन, तो उसकी मजीद डेप्थ में तो वो इलेक्ट्रिकल में जब एसी एनालिसिस वगैरह होती है तो सर्किट एनालिसिस प्योर, उसमें तो सारे प्रॉब्लम्स के साथ उस चीज को समझते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मगर आपके हद तक के लिए अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है कनेक्शन डेल्टा होता क्या है। अच्छा, अब ये सेम जब तीनों रेजिस्टेंस आ गए तो ये सेम एक और कनेक्शन फॉर्म में हम लगा सकते हैं, इसको हम कहते हैं वाई। वाई के क्या है मतलब है कि हम तीनों रेजिस्टेंस का एक एक जो पार्ट है ना उसको मैं कनेक्ट कॉमन कर दूं। कॉमन का मतलब तीनों को पकड़ के मिसाल और हम क्या कहते हैं, तीनों को साथ में रखा और उनकी एक साइड को ना यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिला दिया, तीनों की एक एक साइड, बाकी एक एक साइड जो है ना वो उनकी खाली पड़ी है, तो इसको हम कहेंगे वाई कनेक्शन। आई बात समझ में? अब हमारे साथ किसने ये सवाल किया था? अब्दुल वारिस, आपने ही शायद किया था। जी सर। तो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि इन कनेक्शन में y को हम जी डेल्टा, सर। डेल्टा को y में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है, इस वजह से हमने इन चीजों को किया। अब आई होप के समझ में आ गया होगा। कोई और क्वेश्चन? तो आज जो हम जो समझ रहे थे वो यही थे कि y टू डेल्टा या डेल्टा टू y करते हैं तो उसका फार्मूला या किस तरीके से करते हैं। तो उसका मैंने एक एग्जांपल आपको अभी सामने करवाया, एक सिंपल डायरेक्ट एग्जांपल करवाया था। दूसरा, उस सर्किट में y टू डेल्टा करके हम इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को, जो कि आपके सामने है। अभी तक कोई क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। दैट्स गुड। अच्छा, तो फिर अभी क्योंकि इसमें जो है मैं सर्किट्स के नजरे में मैं ये जो अभी तक इसमें करवाऊंगा वो इसमें बेसिक्स थ्योरम्स वगैरह वो यहाँ तक ही करेंगे हम, मतलब वाई टू डेल्टा के इसके मैं असाइनमेंट दूंगा, इसको सॉल्व करेंगे, मगर आगे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है हम डिस्कस नहीं, थ्योरम्स और भी हैं इसके अच्छे खासे, पर हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट हम मशीन्स पे चले जाएंगे कि मशीन्स क्या कौन कौन सी डीसी मशीन्स वगैरह और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनकी फॉर्मेशन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो उसका होगा। अच्छा, अब तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितना भी हमने जो किया है उसका कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन हो आप बेशक पूछ सकते हैं। मतलब अभी तक मैंने काफी लेक्चर्स 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 9th और 10th है। आई होप के क्लियर है। आप जो भी अवेलेबल हैं अभी, अब्दुल्ला एहसन वारिस साहब, ठीक। तो अच्छा, यही सेम तरीका है, ये जो आपके सामने एक और एग्जांपल है मगर जो सॉल्व नहीं है, जो कि आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि करेंगे ही, असाइनमेंट में भी यही इस तरह के क्वेश्चन दूंगा। ये है आपके सामने नेटवर्क, इसमें भी अगर देखो तो थोड़ा सा चीजें ना सिंप्लीफाइड नहीं है इतनी, ये भी पैरेलल में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर तो ये दोनों कॉमन है मगर ऊपर तो फिर इन दोनों के दरमियान एक रेजिस्टर लगा हुआ है। हाँ, अगर ये रेजिस्टर ना होता तो फिर ये दोनों आपस में पैरेलल होते और ये दोनों आपस में पैरेलल होते, तो फिर सर्किट बहुत ही हो जाता, मगर ये रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, तो इसमें क्वाइट पॉसिबल यहाँ तो इसको, इस सेक्शन को आप डेल्टा का फॉर्म बना रहे हैं, पाई का फॉर्म बना रहे हैं, उसको वाई में कन्वर्ट कर दो, या ये जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है
वाई का फॉर्मेट बना रहा है, इसको आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लें। जिस तरीके से भी आपको जो भी मेथड इजी लगता है, तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मगर एट द एंड दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ या ना तो जवाब दें। यस सर, यस सर। जी सर आ गई। ओके जी गुड, सर। इंटैक्ट तो रखें, अदरवाइज वो समझ पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं। तो ये था हमारा इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो मैं काफी दफा हमने यूज किए हुए हैं, एक जिसका मैंने नाम नहीं बताया, एक दो लॉज हैं बड़े फेमस हैं इलेक्ट्रिकल और इसमें, जिसको हम कहते हैं केसीएल और केवीएल। केसीएल क्या कहता है और केवीएल क्या कहता है? एक्चुअल में दोनों लॉ जो है ना, दो चीजों के, एक वोल्टेज का लॉ है, दूसरा करंट का। जो वोल्टेज, एक किरचॉफ साहब, मतलब किरचॉफ साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, जिसने उस जमाने में इस चीज को ऑब्जर्व किया और उसका उसने लॉ बनाया। वो ये है, उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम कहते हैं केवीएल, के फॉर किरचॉफ, वी फॉर वोल्टेज एंड लॉ फॉर एल फॉर लॉ। अच्छा, केसीएल, अच्छा ये केसीएल क्या कहता है कि स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग ए नोड इज सम इज जीरो। मतलब ये जो टोटल करंट, मैं इसको सर्किट से समझाऊंगा यहाँ पर। मतलब ये है कि अगर ये एक, इसको हम कहते हैं नोड, जहाँ पे ना एक चीज सारे जो सप्लायर से जो करंट आ रहा है और यहाँ पर जो आपके लोड कनेक्टेड है, जो भी चीजें कनेक्टेड हैं, वो कॉमन जो पॉइंट होती है, ये कॉमन पॉइंट है, इसको हम कॉमन कहते हैं, बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इसको हम नोड कहते हैं। अच्छा, इस नोड पे टोटल करंट जो होगा ना, वो हमेशा जीरो होगा। इट मीन्स कि जो ये मिसाल दो, करंट कंज्यूम करा, यहाँ पे कोई भी डिवाइस लगा होगा, यहाँ पे जो कोई और डिवाइस लगा होगा, यहाँ पे कोई और डिवाइस लगा होगा, जो भी ये पावर कंज्यूम कर रहे होंगे, तो उतना ही पावर जो करंट जो है ना, वो आपका सप्लायर से, जो भी सप्लाई लगी हुई उससे उतना आ रहा होगा। तो लमसम करेंगे तो जितना करंट इस नोड में आ रहा है, उतना इस नोड से करंट बाहर जा रहा है। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि करंट जो है आपका एक नोड पे हमेशा जीरो होगा, उनका जो सम होगा ना वो जीरो होगा। इसको हम कहते हैं KVL। ठीक है, वो जो आपके पास इसको हम सॉरी कहते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि करंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, जो KVL है उसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। वो इसको क्या कहते हैं? वो कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज पाथ इज जीरो। मतलब ये कि फॉर सपोज ये एक नेटवर्क आपके यहाँ बना हुआ है, उसमें दो सप्लाई लगी हुई है, तो इसमें जो टोटल इस लूप, इसको हम सर्किट कंप्लीट बनना है ना, इसमें जो लूप है, इस लूप में जो टोटल आपके जितना भी वोल्टेज हैं, मतलब इसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज होगा, इसका होगा, वो हमेशा जीरो होगा। अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, उतना ही उस लूप में जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स लगे होंगे, या कनेक्शन या रेजिस्टेंस, जो भी चीजें लगी होंगी, वो कंज्यूम कर रहे होंगे। तो जो जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, उतना ही वोल्टेज यहाँ उन रेजिस्टेंस में आपका कंज्यूम हो रहा है। तो ये वोल्टेज जो है ना, ओवरऑल हम सम करेंगे, मतलब प्लस और माइनस होगा, जो सप्लाई होगा उसको हम प्लस कहेंगे, जो कंज्यूम हो रहा है वो माइनस होगा, तो प्लस माइनस करेंगे तो वो जीरो ही बनेगा। तो इसको हम कहते हैं KVL। ठीक है, तो ये दो बड़े फेमस लॉ हैं, एक ओम्स लॉ, KCL, KVL। इसके अलावा भी कुछ थ्योरम्स हैं, थेवेनिन, नॉर्टन, मेश एनालिसिस करने के मेथड्स हैं, मगर वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। वो सर्किट एनालिसिस का प्योर अलग ही सब्जेक्ट होता है कि थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ते हैं। हम सिर्फ बेसिक्स को कवर करें तो बस फेमिलाइजेशन होना आपका, इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए करवा दिया कि होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस करते हैं, नहीं अदरवाइज तो मैं आज जो इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स जो है ना, यहाँ पे ही एंड करूंगा। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ओके, दैट्स यस गुड। सर। बाकी एडिशनल चीज एक मैं आज बता रहा हूँ, एडिशनल समझा रहा हूँ, वो आपको हेल्पफुल होगी। वो ये है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि शॉर्ट और ओपन। पहले ये बताओ, शॉर्ट का वर्ड में आप लोगों ने सुना होगा, हम अक्सर कहते हैं ना ये कोई सर्किट शॉर्ट हुआ होगा, तो इट मींस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी गौर किया? अक्सर आपने शायद कभी सुना होगा ये कि कोई शॉर्ट हुआ होगा सर्किट, तभी ना ये इशू हुआ है, या कोई मसला होगा। शॉर्ट का वर्ड इस इलेक्ट्रिकल के सेंस में मेरे ख्याल में सुना होगा, मगर आपके जहन में उसकी वो मतलब क्या होता है?
थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने एक्सपीरियंस या अपने अंडरस्टैंडिंग, सही गलत को ध्यान में ना रखें, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं। सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई तार वगैरह आपस में शॉर्ट हो गए। हाँ ये सही है, शॉर्ट हो गए वो तो। और आपके ध्यान में और किसी और के? मैं आपको इंतजार में कर रहा हूँ बाकियों के आंसर का। 4-5 हैं हम लोग, कोई और इनपुट दे इसमें। जी फरमाएं। नहीं सर, नहीं पता। ओके ठीक है। वही जो शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जिस तरह आपने कहा कि 2 वायरें मिल जाती हैं, जो 2 वायरें मिसाल लो आपके सप्लायर से आई होती हैं, जो मिसाल लो ये है मेरी सप्लाई, तो इसमें क्या होगा कि ये सप्लाई वाले जो 2 होते हैं ना वायर, एक होते हैं जिसको हम हॉट वायर कहते हैं या हाई पोटेंशियल पे जो वायर होती है, क्योंकि तो दूसरी लोअर पोटेंशियल आपस में कनेक्ट हो जाए, तो इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो ये होता है कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है और जिसकी वजह से हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो हम जो सीरीज और पैरेलल का कर रहे थे, जो जिक्र मतलब कनेक्शन में कर रहे थे, तो इसमें इन जो हम जब वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो उधर अगर कहीं शॉर्ट हो जाता है तो उसका ओवरऑल सर्किट पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, और ओपन का मतलब है कि डिस्कनेक्ट हो जाना, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका एक व्यू जनरल दिखाना जा रहा हूँ। अब सपोज करें एक आपके सामने एक ये बना हुआ है, क्या कहते हैं कि सर्किट है ये वाला, और आप इसकी ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल वे का जो मैंने अभी समझाया कि वो तरीका ये है, ये समझो यहाँ पे कुछ स्विच है अभी, मतलब यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट नहीं, खाली है, ओपन है यहाँ से। अच्छा, इन दोनों को पहले पैरेलल में सॉल्व करूंगा, फिर वो इसके साथ सीरीज में होगा, ऐसे ही होगा ना जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है हमें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सर समझ रहे ठीक हैं। तो जी सर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस होगी उन दोनों का कुछ ना कुछ, ये 80 ये 40 हो गया प्लस 10, ये 50 ओम रेजिस्टेंस ना इसके टर्मिनल पे होगी, क्योंकि इससे जो करंट ड्रा हो रहा होगा इस सप्लाई से वो 50 ओम के हिसाब से ड्रा हो रहा। अगर फॉर सपोज ये वायर आपकी यहाँ पर शॉर्ट हो जाती है, मतलब यहाँ पे 2 वायर आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ भी वजह से किया है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट करना, मतलब ये जो यहाँ पे वायर से यहाँ पे लेके इसके दरमियान कोई और चीज कनेक्टेड नहीं है, ये इसको हम शॉर्ट कह रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो इस वोल्टेज पे क्या होगा, वो ये होगा कि ये जो पार्ट है ना सर्किट का, इट्स फील लाइक कि ये इस सप्लाई के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि करंट हमेशा लो पाथ फॉलो करता है और यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ जो रेजिस्टेंस है, और ये शार्ट पाथ है, तो ये सर्किट समझो कि इस सर्किट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इस सप्लाई के लिए, इसके लिए ऐसे होगा जैसे जस्ट लाइक 10 ओम कनेक्टेड है। बात समझ में आ गई? जी सर आ रही है। किसी और को कोई क्वेरी? मतलब ये जैसे हमने इसको शॉर्ट किया, ये समझो कि सर्किट है ही नहीं इस सप्लाई के लिए, तो इस सप्लाई पे इम्पैक्ट क्या पड़ा शॉर्ट होने का, कि पहले ये 50 ओम के हिसाब से इससे करंट ड्रा हो रहा था, अब 50 ओम की जगह पे अब 10 ओम हो गया, और जब भी रेजिस्टेंस कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपका करंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या है, इसमें करंट और वोल्टेज का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू R है। अगर आपका मिसाल तौर, क्योंकि वोल्टेज तो उतना ही है सप्लाई से जितना आ रहा है, मगर आपके पास रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो ओवरऑल आपके पास नेट रिजल्ट क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी फार्मूले को हम इजी ऐसे देखें, V I इज इक्वल टू V ओवर R। तो अगर मिसाल दो यहाँ पर वैल्यू बड़ी होगी तो करंट कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना इनका। तो इस वजह से जो हमारे पास जो जनरली क्या होता है कि
जो कंपोनेंट डिजाइन होते हैं ना वो किसी न किसी एक मैक्सिमम करंट रेटिंग के लिए डिजाइन होते हैं। अब सपोज करें कि 220 की वायरें आपस में डायरेक्ट शॉर्ट हो जाती हैं, सप्लाई से आपने ऑफ किया, तो वो क्या होगा, उसका नेट रिजल्ट क्या होता है कि वो इतना ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके दरमियान रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। वो थियोरेटिकली तो इनफाइनाइट करंट हो जाता है, मगर इनफाइनाइट नहीं, वो इतना ज्यादा करंट हो जाता है कि वो जो इक्विपमेंट जो बना हुआ है वो उतना करंट सस्टेन करने के लिए बना हुआ नहीं होता। तो वो क्या होता है, हीट होना होना उससे फिर स्पार्क करके और यहाँ फिर आग लगना शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गया शॉर्ट की कहानी। अच्छा, अब ओपन को समझते हैं। ओपन क्या है? फॉर सपोज यही यहाँ पर एक सर्किट लगा हुआ है और इधर आपने कोई स्विच लगाया हुआ है। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, ये दो जो रेजिस्टेंस है ना आपके, ये पैरेलल में, उसके साथ सीरीज में अगेन अगर बात करेंगे तो इसके लिए क्या है, ये 80 और 80, ये 50 प्लस 10 मतलब 50 ओम रेजिस्टेंस जितना इससे करंट ड्रा हो रहा होगा ओवरऑल। ठीक है, गुड। अब क्या हुआ, आपसे मिसाल और कहीं पे ये सर्किट बना हुआ था या किसी भी वजह से सर्किट से आपने वायर इन दोनों को ब्रेक कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि ऐसे लगेगा ये जो सर्किट जो है ना लूप, वो यहाँ पर बनेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला समझो कि सर्किट से रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से स्किप हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि इससे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। V इक्वल आई आर है ना, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो आपके पास क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और आपके पास ओवरऑल इस वक्त जो इस सप्लाई से जो करंट ड्रा हो रहा होगा वो किस हिसाब से हो रहा होगा, 80 ओम प्लस ये जो है 11 ये 10 90 ओम के हिसाब से इससे करंट हो रहा होगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ा आपका सिर्फ ओपन होने की वजह से। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई या नहीं? ये जो बेसिक्स, ये जो ना अंडरस्टैंडिंग, जब आप सर्किट को ट्रबल शूट करते हैं उस टाइम काफी हेल्पफुल होती है हमें। तो इसमें जो डिस्क्राइब करना था वो मेरा यही पार्ट है। इसमें अगर कोई क्यूरी हो, पूछना हो। जी आवाज आ रही है? हसन? सर आपकी आवाज कट रही थी बीच में भी। अच्छा, तो मैंने कहा ये जो समझ में आ गया पार्ट सारा। यस सर, ये पार्ट कोई कोई नहीं है वैसे सर इसमें, और पिछला भी नहीं है सर वैसे। अच्छा, दैट्स गुड। इट मींस अब फॉर सपोज मैं आपसे पूछूं आपसे कि इस वक्त इस रेजिस्टेंस का इस पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा इस सप्लाई पे? क्या मैं वापस पूछिएगा सर, आवाज आपकी कट रही थी सर बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है उसका इस सप्लाई पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? ये जो टेक्निक है ना, ये सर्किट ट्रबल शूटिंग के टाइम बड़ा हेल्पफुल होते हैं, कि कहाँ पे जब शॉर्ट हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे ये पाथ नहीं बन रहा, ब्रेक हो गया पाथ, इट मीन यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो सप्लाई में से जो करंट जो फ्लो हो रहा होगा सिर्फ यहाँ से हो रहा होगा। तो ये सर्किट जैसे इस सर्किट से ये रेजिस्टेंस जैसे स्किप हो गई है, तो उससे लोड सप्लाई पे कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इससे क्या डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ये बड़ी हेल्पफुल होती है। और जब हम ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं तो फिर हम हर टर्मिनल पे अलग अलग जाके वोल्टेज देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि इस पे कितना है, इस पे कितना है। ठीक है, कहीं पे जीरो है, कहीं पे ज्यादा कितना है। तो ये टेक्निक जो है ना, ओपन और सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रबल शूटिंग के सेंस में आपको काफी हेल्पफुल होगा। अगर इसको अभी भी मैं समझाऊं ना, ये जो मैं अभी आपको ये जो प्रॉब्लम्स करवा रहा था, इसमें भी आप इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ से लिमिटेड हम यहाँ तक नहीं है। सपोज करें मैं सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ और उस सर्किट को देखते हैं हम। हाँ,
सपोज करें अब मैं अगर आपको यही सर्किट दूं और उसको कहूं कि ये रेजिस्टेंस जो है ना मेरी ये शॉर्ट हो गई है। अब ये जब रेजिस्टेंस शॉर्ट मतलब खराब हो गई है सर्किट में, तो मुझे बताओ इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बात समझ में आई हसन? सर उसको करंट नहीं मिलेगा जब शॉर्ट हो गई है तो मैं सिर्फ इस रेजिस्टेंस की बात रेजिस्टेंस कर रहा से। हूं, मतलब जिस तरह है ना, सिर्फ ये रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हुई है, बाकी रेजिस्टेंस जो है ना वो अभी नहीं हुई है, सिर्फ ये है। तो इसका ओवरऑल सर्किट पे क्या होगा और आप किस तरीके से उसके एनालिसिस करेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो फिर रिपीट करिएगा सर, इसको हाँ, समझाइएगा थोड़ा सा, हाँ, इसको कर दिएगा जरा, मैं इसको समझा देता हूँ। एनालाइज कैसे करेंगे ये समझ हाँ, नहीं आया। अच्छा अब इसको सिंपल, पहले हम क्या देख रहे थे कि ये दोनों जो है पैरेलल में थे और उन दोनों का जो रिजल्ट आया है, जो भी रिजल्ट आएगा मिसाल दो वो उस इस 2 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो वो हम दोनों को ऐड कर देंगे। जो भी सपोज करें इन दोनों के पैरेलल का रिजल्ट आया 2 और वो इन दोनों के साथ ऐड हो गए, वो हो गया +2। तो ओवरऑल जो मेरे पास सर्किट बनेगा, बल्कि इन दोनों का सपोज किया मगर 2 ही है, ठीक है, तो ये इस तरह का बन गया 2 2। बाकी सेम सर्किट अगर नोट करें इन दो को, अगर आप सिर्फ पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, बाकी ये 2 सेम, और ये 1 और 5 को ऐड किया तो ये 6, क्योंकि सीरीज में तो दोनों को ऐड कर दिया 6 हो गया, और ये 4 और 8। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। मगर जब ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगी ना, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब ये शॉर्ट हो गया तो इट मींस ये सर्किट, ये भी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगी। सर्किट के लिए जो होगा वो जस्ट लाइक ये हो जाएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे। इट विल बी लाइक यहाँ पे सिर्फ 2 ओम ही रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? ये बाईपास हो गई तो क्या हुआ, अब जाहिर बात ये डायरेक्ट 2 ये जो ओम रेजिस्टेंस यहाँ से समझो कि गायब हो गई, तो इससे ओवरऑल आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, एक रेजिस्टर आपका यहाँ पे आपके पास खराब हो गया तो उसका अलग हो। अच्छा यही सेम रेजिस्टेंस अगर फॉर सपोज यहाँ पर 3 ओम जो है ना ओपन हो जाए, ओपन का मतलब ये है कि ब्रेक हो जाए कनेक्शन, तो ये इट विल बी लाइक यहाँ पर 2 ओम और ये जो 6 ओम है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। ये बात लॉजिक समझ में आई या नहीं आई? हसन हसन मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है बस। क्या तो ये बात समझ में आ गई लॉजिक जो मैं बता रहा था? जी आ गई। दैट्स गुड। अच्छा तो इसी के साथ आज जो है अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर ये टॉपिक एंड हो जाएगा हमारा, और क्विज जो है इसी टॉपिक्स में से इंशाल्लाह संडे को मैंने रखी है, और मैंने टाइमिंग रखी है 10 से 12 बजे तक। 10 से 12 का मतलब ये नहीं है कि 10 से 12 बजे तक क्विज ही है, आपके एक्चुअल में 10 से 12 बजे के टाइम के दरमियान आपको क्विज करनी है। मतलब 10 बजे आप स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही क्विज पे आप LMS पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 11 बजे तक 1 घंटे का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन 1 आवर आपको वो सबमिट करवानी है। और वो जो LMS पे आपके पास क्विज ओपन होगी वो मैक्सिमम सर 12 बजे तक होगी। सर हमारा एलएमएस पे कोड शो नहीं हो रहा है, सर आप लिंक सेंड कर दिएगा व्हाट्सएप पे ना, हमारा इश्यू आ रहा है एलएमएस में शो नहीं हो रहा है।
एलएमएस कोर्स न्यू ओपन नहीं हो कोर्स। रहा है या सिर्फ ये कोर्स शो नहीं हो रहा है या बाकी भी कोर्स शो नहीं हो रहे हैं? पुराने कोर्सेज शो हो रहे हैं सर, नए कोर्सेज शो नहीं हो रहे हैं हमारे सेमेस्टर के, इस सेमेस्टर के। अच्छा वो बोला ठीक हुआ है, सबको, कंप्लेंट की हुई है सर। ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे भी 10 बजे वो क्विज जो है ना शेयर कर दूंगा। फिर उसका ये और होगा अपनी ईमेल कि से उस पर फिर ईमेल शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। हाँ, ईमेल पे भी मुझे 11 बजे के बाद रिसीविंग जो होगी ना एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और जो भी 11 आपका बजे के बाद 1 घंटे का होगा सर हाँ, क्विज। एक घंटे का होगा, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। और यही इसी तरीके के ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि मैंने यहाँ पे ना पूछे हुए हैं या समझाए हुए हैं। वीडियोस को देखेंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। जो भी क्यूरीज हो आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में या वॉइस मैसेज में, या वैसे इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर दें। मैं उसका अल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको उसी टाइम में उनका आंसर कर दूं। तो बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और वो एक्टिव रोल प्ले करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं इससे जो आपका सर्किट वाला पार्ट है ना इस सब्जेक्ट में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो अपकमिंग होगा हमारा वो होगा मशीन। मशीन का मतलब है डीसी मशीन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रिलेशन वगैरह क्या होते हैं, और फिर उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, क्विज के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन? सर मुझे क्विज के हवाले से पूछना था। जी जी। सर ये क्विज 1 जो है आपने जो 9 लेक्चर दिए हैं, 9 लेक्चर वीडियोस, उन्हीं में से आएगा ये आज तक या जो फिर कोई ये खास टॉपिक वगैरह? नहीं नहीं, आज तक जो पढ़ाया है ना उन्हीं में से आएगा। टॉपिक्स वही होंगे। देखो टॉपिक्स अगर जनरल में बताऊं तो सिंपल कितने टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं है। कौन कौन से हैं भाई? मैंने पहले स्टार्ट किया था चार्ज से, फिर चार्ज से मैंने पोटेंशियल को डिस्क्राइब किया, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज से फिर करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पावर। फिर उसके बाद जो मैं आ गया था सीरीज पैरेलल कनेक्शंस पे, और उसके बाद फिर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बाद फिर मैंने उसके प्रॉब्लम्स करवाए हैं कि क्या क्या होता है। तो उसमें कैपेसिटर्स और इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में, और इंडक्टर सीरीज पैरेलल में कैपेसिटेंस को किस तरीके से डिकोड किया जाता है, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग, ये सारी चीजें जो मैंने उसमें करवाई हुई। उसके बाद फिर मेजर सबसे बड़ा अहम लॉ ओहम्स लॉ, और दूसरे रेजिस्टेंस लॉ, ये डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, तो 6 से 7 है, मगर सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कोई ऐसे नहीं है कि अलग अलग है। एक समझ में आ गया, मिसाल लो वोल्टेज और करंट और पावर का क्या रिलेशन है, ओम्स लॉ। लास्ट रेजिस्टेंस भी एक्चुअल में ओम्स लॉ की हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। और फिर सीरीज और पैरेलल, फिर वाई और डेल्टा आज जो करवाया हूँ, और फिर उसमें ओपन और शार्ट का जो कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है वो ये। क्वाइट पॉसिबल यही मैं एग्जांपल दे दूं, उसमें कह दूं कि भाई पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो, और फिर उसमें सपोज करें कि मेरी ये रेजिस्टेंस जो है ना शॉर्ट हो गई है, या यूं हो जाए कि ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाए और ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, तो मुझे बताओ इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करना होगा, सिंपल है। जब ये शॉर्ट हो गई इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस खत्म हो गई यहाँ से, और ये ओपन हो गया इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस नहीं रही, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 6। तो 1 + 5 वाली ये और 6 यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, टोटल जो यहाँ पर आपके पास सर्किट में आएगा वो 6 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। उसको सॉल्व करें और उसका इक्विवेलेंट निकालें। या ऐसे भी हो सकता है कि आपको इक्विवेलेंट निकाल कर आपसे ये कहा जाए कि ये पूरा सर्किट मुझे ये बताओ अगर कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है पूरा टोटल सर्किट, तो उसका क्या फार्मूला होगा। अगेन पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। ये पिछले सारे प्रॉब्लम में डिस्क्राइब हुआ है, मैं रिव्यू करवा रहा हूँ कोई। P इज इक्वल टू वी आई। अब वोल्टेज में मैंने दिया हुआ होगा, जारी बात जब मैं पावर पूछ रहा हूँ तो मैं वोल्टेज दे दूंगा वहां पर कि 10 20 है, जो भी एक आर्बिट्ररी वोल्टेज मैंने दे दिया। तो आपको अब सिर्फ बाकी क्या चाहिए होगा, करंट चाहिए होगा। करंट निकालने के लिए आप इन पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी तो फिर वो एक्जेक्टली फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा और वही P इज इक्वल टू वी आई वाले में फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इस सर्किट का पूरा जो है ना पावर आपको मिल जाएगा। अगर सपोज करें मैं आपसे अभी ऐसे ही पूछूं, अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है जिसका वोल्टेज है 0 वोल्ट, तो इसमें पावर कितना कंज्यूम हो रहा होगा सर्किट पे। जी एहसन वारिस।
जी एसएम फार्मूला ध्यान में रखें, P इज इक्वल टू VI। वोल्टेज मैंने कितना यहाँ पे दिया है 0 वोल्ट। तो मैं पूछ रहा हूँ इसमें पावर कितना कंज्यूम हुआ होगा। फिर 0 होगा। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह के भी सवाल आते हैं, बड़ा मुश्किल से दिखने वाला सर्किट होगा और उसका बस कोई छोटा सा ऐसे ना लॉजिक लगानी होगी कि वहां पे मैंने लिख दिया कि वोल्टेज इसको मैंने सप्लाई कोई लगाई नहीं है, मुझे बताओ इस रजिस्टर में कितना पावर कंज्यूम हो रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्किट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बता, जब आपके पास जब सप्लाई कनेक्टेड नहीं होगी तो पावर कहाँ कंज्यूम हो रहा होगा। 0 वोल्ट का मतलब है कुछ कनेक्टेड ही नहीं किया हुआ आपने। जिस तरीके से मिसाल तौर में आप मोबाइल चला रहे हो और उसमें सप्लाई कनेक्टेड है, बैटरी निकालो, सर्किट तो उसमें बहुत सारा अंदर बना हुआ है, हाई कॉम्प्लेक्स और उसका, मगर उसमें पावर ही कनेक्टेड नहीं है। तो क्या होगा, एट द एंड यही होगा कि किसी भी वो क्या कहते हैं कि अंदर जो डिवाइस कनेक्टेड होगी उसमें पावर कंज्यूम ही नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो है ना क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। हाँ शेर बहुत लेट आए, बहुत लेट। तो ये हैं मामलात। ठीक है, तो किसी को क्वेरी हो ठीक है, नहीं तो मैं लेक्चर आज का यहीं पे एंड करता हूँ। क्लियर है सबको सारी ओके चीजें? सर, थैंक यू। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।